गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस हिस्ट्री के दूसरे वीडियो में हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में राष्ट्रवाद के संदर्भ में चर्चा करेंगे और इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की। 14 जुलाई सन 1789 को फ्रांस की जनता ने फ्रांस के शासक लुई 16वां के अत्याचारी शासन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा की। अत्याचारों का गढ़ माना जाने वाला बास्तील का दुर्ग जनता के क्रोध का शिकार हुआ और जनता ने बास्तील के दुर्ग पर धावा बोलकर उस पर अधिकार कर लिया और वहां बंदी बनाए गए बहुत सारे कैदियों को आज़ाद कर दिया। साथ ही साथ फ्रांस के राजा लुई 16वां और उसकी रानी को भीड़ ने बंदी बना लिया और बाद में फ्रांस में उन्हें सार्वजनिक तौर पर फांसी पर लटका दिया गया। फ्रांस में क्रांति का यह वातावरण अपने आप में अद्वितीय था और कल्पना से परे था। एक ऐसी परिकल्पना जिसने वास्तविक रूप ग्रहण किया और फ्रांस के प्राचीन राजतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और न सिर्फ फ्रांस के प्राचीन राजतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त किया बल्कि फ्रांस के राजनैतिक क्षितिज पर एक नवीन राजनैतिक विचारधारा का जन्म हुआ जिसे प्रारंभिक लोकतंत्र की संज्ञा दी जा सकती है। जब फ्रांस में 1789 की क्रांति सफल हो गई और फ्रांस के राजा को और उसकी रानी को फांसी पर लटका दिया गया, उसके पश्चात फ्रांस का शासन 5 डायरेक्टर्स की एक समिति को सौंपा गया जिसका संगठित रूप से नाम डायरेक्टरी दिया गया और डायरेक्टरी के इन 5 सदस्यों द्वारा फ्रांस का शासन चलाया जाने लगा। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस की डायरेक्टरी का सदस्य बना था, उसने 1804 तक फ्रांस के शासन तंत्र में और फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किए। फ्रांस में जमीनों का अधिकार, कृषि का अधिकार साधारण किसानों को दे दिया गया। अनेक प्रकार के जो अनावश्यक कर थे उन करों को जनता के ऊपर से हटा दिया गया। फ्रांस के दोषपूर्ण सामाजिक वर्गीकरण को समाप्त किया गया और उच्च और निम्न वर्ग के भेद को पूरी तरह से मिटाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार फ्रांस में एक नवीन राजनैतिक और सामाजिक विचारधारा का जन्म हुआ जिसने फ्रांस में भावी लोकतंत्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का शासनकाल एक मील का पत्थर के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति के बाद 1799 में डायरेक्टरी का सदस्य बनता है और 1804 तक आते आते डायरेक्टरी में उसकी स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि 1804 में
उसने डायरेक्टरी को पूरी तरह से भंग कर दिया और फ्रांस के शासन को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया और फ्रांस का नया तानाशाह बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो राजनीतिक परिवर्तन होता है, वह राजनीतिक परिवर्तन अपने आप में एक नवीन तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देने में सार्थक हो चुका था। अर्थात 1799 से लेकर 1804 तक नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की राजनीतिक परिदृश्य में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट का शक्ति का केंद्रीकरण खुलकर के सामने आ गया और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, फ्रांस का तानाशाह घोषित कर दिया। अब 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांस एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया और यूरोप ने फ्रांस का एक अलग ही रूप देखा। फ्रांस ने नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में पोलैंड पर विजय हासिल की, जर्मनी के क्षेत्रों पर विजय हासिल की और रूस पर भी अधिकार किया। 1815 तक आते आते यूरोप एक ऐसी आशंका से घिर गया कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट के साम्राज्य विस्तार को नहीं रोका गया तो हो सकता है कि संपूर्ण यूरोप पर नेपोलियन बोनापार्ट की तानाशाही हावी हो जाए। इसलिए 1815 में यूरोप के अनेक राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर उसे वाटरलू के युद्ध में चुनौती दी और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट बुरी तरह पराजित हुआ और उसे निर्वासित जीवन जीने के लिए सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां निर्वासित जीवन जीते हुए एकांत में ही 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई और नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु के साथ ही नेपोलियन युग की समाप्ति भी हो गई और फ्रांस में लुई नेपोलियन, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था, लुई नेपोलियन के नेतृत्व में एक नवीन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की नींव रखी गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस प्राचीन राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति करता है और उस क्रांति के सफल हो जाने के बाद लोकतंत्र की स्थापना के क्रम में वहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है और नेपोलियन बोनापार्ट कालांतर में फ्रांस में एक नई तानाशाही को जन्म देता है और फ्रांस को एक साम्राज्यवादी राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करता है और अंत में उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा उसको ले डूबती है और 1821 में उसकी मृत्यु के साथ ही फ्रांस के साम्राज्यवादी युग का भी अंत होता है और फ्रांस में एक नवीन लोकतंत्र की स्थापना होती है।